नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन आपका एएसजी टारगेट टॉप चैनल में स्वागत। आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का विश्वास जिस तरह से मिल रहा है हम लोगों का लाइक्स भी बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है, अब व्यूज भी बढ़ रहा है। तो आइए आज हम क्या करते हैं, क्लास 12 के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को देखते हैं। तो सोशियोलॉजी में क्लास 12 के सोशियोलॉजी में दो बुक है। एक है आपका इंडियन सोसाइटी, ओके, और दूसरा है आपका सोशल चेंजेज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आज हम लोग सोशल चेंजेज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया को देखेंगे। तो आइए आप हम लोग चलते हैं अपने नोट्स, ठीक। तो हम लोग जब अपने नोट्स की ओर जाते हैं, यानी सोशियोलॉजी में वॉल्यूम 2 को हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नोट्स निकाला जाए। सोशियोलॉजी आ गया। सोशियोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 1, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं वॉल्यूम सेकेंड, 2 वॉल्यूम है बुक, अभी देखे थे आप लोग। दूसरा वॉल्यूम का जो पहला चैप्टर है, वह पहला चैप्टर है आपका क्या, स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी संरचनात्मक बदलाव। क्लास 12 सोशियोलॉजी डिटेल्ड नोट्स बाय एपेक्स शिव गुरुकुल यानी एएसजी, और हमारे चैनल का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, टारगेट टॉप। और पिछले 5 दिनों से ये चैनल बहुत वायरल हो रहा है। आप भी एक बार विश्वास करें, सुने हमारे वीडियोज को, देखें, और लगता होगा कि अगर यह कामयाबी दिला सकती है तो आप बने रहे हमारे साथ, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बिना देर के इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेज क्या है। टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेज पर। तो आइए बात करते हैं। कहता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेज रेफर्स टू फंडामेंटल एंड लॉन्ग टर्म चेंजेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी में का जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो स्ट्रक्चर चेंज होता है वह एकाएक नहीं होता है। तो कैसे होता है? हाँ, फंडामेंटल बेसिकली चेंज हो जाता है एंड लॉन्ग टर्म चेंजेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की संरचना में लंबे समय तक जो बदलाव होने की प्रक्रिया होती है उसकी बात है। Society changes not only extremely but also at the level of institutions, values, beliefs and behavior। मतलब एक्सट्रीमली चेंजेज नहीं होता है समाज, ठीक। तो समाज में क्या क्या बदलाव आता है? तो इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थाएं बदलने लगती है। हाँ, वैल्यूज, समाज में स्थापित मूल्य बदलने लगते हैं। बिलीफ्स, समाज में जो विश्वास है, हाँ, वह बदलने लगता है। और लोगों का जो बिहेवियर है यह चेंज होने लगता है। और इन सब चीजों में बदलाव बहुत ही धीरे धीरे होती है, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का, किसी भी समाज का अपना एक फ्रेमवर्क होता है, ढांचा होता है, ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क, संस्थागत ढांचा होता है ऑफ सोसाइटी, हाँ, कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स सच एज फैमिली, कास्ट, क्लास, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, ईटीसी। किसी भी समाज का जो व्यवस्था होता है वह एक संस्थागत रूप से, हाँ, ढांचागत रूप से बनी हुई होती है, जिसमें हाँ बहुत सारे कंपोनेंट्स शामिल हैं। कौन सब कंपोनेंट शामिल है? सच एज फैमिली, कास्ट, फैमिली मतलब परिवार, कास्ट मतलब जाति, क्लास मतलब वर्ग, रिलीजन धर्म, एजुकेशन शिक्षा, पॉलिटिक्स राजनीति, ये सब सारी चीज, ओके, विच मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। और ये सब सारी चीजें की जिम्मेदारी है यह सोशल स्टेबिलिटी यानी सामाजिक स्थिरता और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है। आप एक बार फरहान आलम ऑफिस में मिल लीजिए, इफ्तिकार ऑफिस, ओके। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, आ जाइए आगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस occurs when these frameworks transform due to time।
स्ट्रक्चरल चेंजेज कब होता है, कब अकर्स होता है ये? व्हेन दीज फ्रेमवर्क ट्रांसफॉर्म ड्यू टू टाइम। ये सारे फ्रेमवर्क में ट्रांसफॉर्म होता है, बदलाव होता है। क्यों होगा? ड्यू टू टाइम यानी समय के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस कंडीशन और शर्त के अकॉर्डिंग, और एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बाहरी कुछ ऐसे कारक आते हैं जिसके कारण से फैमिली, कास्ट, क्लास, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिक्स वगैरह में बहुत ज्यादा चेंजेज हो जाते हैं। ठीक, और यही सामाजिक चेंजेज, यही जो सोशल चेंजेज होता है, यही हम लोगों को देखना है कि इनिशियल स्टेज से जो कोई भी सोसाइटी था, पहले प्रिमिटिव सोसाइटी, प्रारंभिक समाज, और आज हम लोग आ गए हैं मॉडर्न सोसाइटी में, आधुनिक समाज में। तो प्रिमिटिव सोसाइटी, प्राइमरी समाज से, प्राथमिक समाज से अभी तक में क्या क्या संस्थागत बदलाव हुए हैं, उन सब चीजों को देखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेज, यानी स्ट्रक्चरल चेंजेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, संस्थागत बदलाव की विशेषताएं क्या है। पहला, यह लॉन्ग टर्म प्रोसेस, एकाएक बदलाव नहीं होता है। एकाएक बदलाव नहीं होता है। जैसे कि आप कोई भी नियम कानून समाज में, जैसे पहले सती प्रथा चलता था, बाल विवाह चलता था, अभी के समय में आप देख सकते हैं दहेज प्रथा। तो दहेज लेना और देना, डाउरी सिस्टम जिसको कहते हैं, वह दोनों, लेना भी और देना दोनों इलीगल है, लेकिन फिर भी लोग लेते देते हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बहुत सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब डाउरी सिस्टम को, दहेज प्रथा को इग्नोर करते हैं, हटाना चाहते हैं। लेकिन धीरे 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 यह व्यवस्था एक समय होगा कि कायम हो जाएगा और समाज से दहेज प्रथा जैसी बुराइयां वैसे ही खत्म हो जाएगी। जैसे सती प्रथा खत्म हो गया, शिशु हत्या खत्म हो गया, बाल विवाह खत्म हो गया। तो ये सब सारे बदलाव एकाएक नहीं होते हैं, ये धीरे 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 समाज में जगह बनाते हैं। जैसे इसीलिए टॉपिक बना क्या? लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अब आता है चेंज अकर्स ग्रेजुअली नोट सडनली। एक अचानक चेंज नहीं होता है, ग्रेजुअली धीरे 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 सामाजिक व्यवस्था में बदलाव होता है। समाज में रहने वाले लोग जैसे जैसे उस बदलाव को स्वीकार करने लगते हैं, वह बदलाव अस्थायी हो जाता है। ठीक, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन लीडिंग टू द अर्बनाइजेशन इन रूरल सोसाइटी। जैसे एक कैसे ग्रेजुअली चेंज हुआ, जैसे उदाहरण देखते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण जब हुआ, बड़े बड़े उद्योग लगना शुरू हुए, तब बड़े बड़े उद्योग लगने से क्या हुआ? अर्बनाइजेशन हुआ, यानी शहरीकरण हुआ। कहाँ? तो ग्रामीण समाज का शहरीकरण हुआ, क्योंकि ग्रामीण समाज में रहने वाले लोग अब काम की तलाश में वो इंडस्ट्री में आना शुरू करेंगे और वहां पर धीरे धीरे एक व्यवस्था बनेगी जिसे हम शहरीकरण कह देंगे या शहर का निर्माण कहेंगे। फंडामेंटल चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना में जो फंडामेंटल यानी मौलिक बदलाव होता है वो क्या? नोट जस्ट एक्सटर्नल चेंजेस, केवल बाहरी रूप से बदलाव नहीं होता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड वैल्यूज सिस्टम, यानी समाज की जो संस्थाएं हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है, और समाज की जो वैल्यूज है, जो मूल्य है, उसमें बदलाव होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स, समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव से भी स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं। कैसे? पॉजिटिव देखिए, जैसे इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स, सोशल जस्टिस। जैसे हम लोगों ने बाहरी दुनिया से क्या किया? अपने रहन सहन के तौर तरीके, लिविंग स्टैंडर्ड्स को सीखा और उसमें बदलाव किया, और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ये सब बाहर से आए हुए तत्व हैं जो कि हम किसी दूसरे देश, दूसरे समाज में ये सब देखते हैं तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी बदलाव हो। और ये अगर चेंजेज होता है, यह चेंजेज पॉजिटिव चेंजेज कहलाएगा। नेगेटिव क्या होगा? कल्चरल इरोजन्स, सोशल इनइक्वलिटी। कल्चरल इरोजन्स मतलब हो गया सांस्कृतिक भटकाव, अपरदन होना उसका।
ठीक, यानी धीरे धीरे संस्कृति के रूप से अपने आप को निम्न की ओर ले जाना, नीचे की ओर ले जाना। और दूसरा सोशल इनइक्वलिटी यानी सामाजिक असमानता। ये सब चीजें जो है यह सब निगेटिव चीजें हैं। जैसे कि हमने कहीं देखा कि महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है किसी दूसरे समाज में, तो हम अपने समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव करने लगेंगे। यह निगेटिव इम्पैक्ट होगा स्ट्रक्चरल चेंजेज का। में लीड टू सोशल कन्फ्लिक्ट। सोशल कन्फ्लिक्ट मतलब हो गया सामाजिक विवाद। क्या हो गया? सामाजिक विवाद इसे कहेंगे। चेंजेज कैन गिव राइज टू न्यू सोशल प्रॉब्लम्स। नए सामाजिक समस्याओं को जन्म देगा। जैसे अभी के समय में मोबाइल, बच्चों को मोबाइल से कनेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बच्चों को इंटरनेट पर खुला छोड़ना चाहिए कि नहीं खुला छोड़ना चाहिए, ये सब अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। यही सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, यही हमारी सोसाइटी को चेंज भी करते हैं। आइए, इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर इसमें इंटरनेट या हम नए नए फैशन सबको देख सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे अब AI आ गया है इस दुनिया में। अब बच्चों को आप सोचिएगा कि बच्चे क्लास जाएं, ऑफलाइन की दुनिया तो धीरे धीरे अब खत्म होने वाली है, क्योंकि जब सारी चीजें आपको आपके घर पर आपके बेड पर अवेलेबल होगा, आप कैसे स्कूल जाएंगे? आने वाले समय में आप पढ़िएगा, बड़े बड़े जो अभी थिंकर्स हैं, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं क्या कि आने वाला जो समय है वह अब डिग्रियों का समय नहीं रहेगा। क्यों? कि आपके पास में जो क्वालिटी है, एबिलिटी है, उसके दम पर आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, इन सब सारी चीजों में आने वाले समय में भयंकर बदलाव। अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं आदित्य रंजन, हो सकता है साल भर बाद मेरा कोई AI जनरेटेड यहाँ पर पुतला खड़ा हो, हम घर में कंबल में सोए हो और पुतला पढ़ा रहा होगा और आप पढ़ेंगे। यही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल कल्चरल एक्सेलरेट सोशल चेंज। यानी ग्लोबल कल्चरल एक्सेलरेट सोसाइटल चेंज, यानी बाहर से क्योंकि दुनिया क्या हो गई है? ग्लोबलाइज हो गई है। अब एक वैश्विक गांव हो गए हैं हम। अमेरिका ज्यादा दूर नहीं है, जापान, कोरिया ज्यादा दूर नहीं है। फैशन हो, फूड हो, जो कुछ भी हो, हम लोग तुरंत एडॉप्ट करते हैं और यही एक्सेलरेट करता है सोसाइटल चेंजेज। अभी आप सोच सकते हैं हम लोगों के पहनावा, ओढ़ावा, खाना पीना, इन सब चीजों में कितने चेंजेज हुए हैं। आप अपने किचन में झांक के देखिए, वहां पर कहीं चाइना मिलेगा, कहीं अमेरिका मिलेगा, यानी चाउमीन मिलेगा, बर्गर मिलेगा, पिज्जा मिलेगा। आप रहते हैं इंडिया में, लेकिन आपका फूड कैसा हो गया है? फॉरेनर हो गया है। आप अपना ड्रेस देखिए, ब्रांड देखिए, ये सब सारा चीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कल्चरल एक्सेलरेट करता है। ओके, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेज, यानी स्ट्रक्चरल चेंजेज का क्या क्या टाइप हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इकोनॉमिक चेंज में, क्योंकि इकोनॉमी यानी पैसा यानी धन, और धन में वह पावर है कि वह किसी भी चीज में बदलाव ला सकता है। आइए पढ़ते हैं। इकोनॉमिक चेंजेज को कहता है चेंजेज इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ सोसाइटी। हर हमेशा सोशोलॉजी पढ़ने के लिए जब तक आप क्लास 10th में रहते हैं आपको अलग से सोशोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता है। तब 11th में आने के बाद सोशोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन जाता है। अगर आप सोशोलॉजी को समझना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये अगर समझ में आ रहा है तो आप सोशोलॉजी को भी बढ़िया से समझ सकते हैं। इसीलिए हम अपने बच्चे को अपने कोचिंग में सोशोलॉजी सबसे लास्ट में इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि तब तक वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स से उनका परिचय हो जाए, तो वो जब सोशोलॉजी में जाए तो सोशोलॉजी में दिए हुए टर्मिनोलॉजी को वो एडॉप्ट कर सके, समझ सके। ओके, अब देखिए प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
समाज में क्या क्या उत्पादन हो रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही है कि नहीं है, यही इकोनॉमिक चेंजेज होता है। ठीक, अभी आप समाज में देख सकते हैं अमीर और गरीब के बीच में कितना लंबा गैप है। इस गैप को कैसे खत्म करेंगे? यह गैप हुआ क्यों? अमीर अमीर क्यों बन गया, गरीब गरीब क्यों बन गया? अमीर अमीर इसलिए बना क्योंकि प्रोडक्शन पर उसका कंट्रोल हो गया। ओके, गरीब गरीब क्यों हुआ? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो था, प्रोडक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो सही तरीके से नहीं हुआ। कुछ खास लोगों के पास में वह डिस्ट्रीब्यूशन कंसंट्रेट रह गया, इसीलिए अमीर और अमीर होते चले गए और गरीब होते चले। जैसे एग्रीकल्चरल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, दोनों के बीच में अंतर होगा। एग्रीकल्चरल सोसाइटी में किसान लोग रहेंगे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कंपनी के मालिक रहेंगे और मजदूर रहेंगे। हैंड प्रोडक्शन, अब कोई सोच लो, कोई हाथ से वस्तु बना रहा है, कोई प्रोडक्शन को हाथ से कर रहा है, हैंड प्रोडक्शन हो रहा है, और उसी चीज को कोई मशीन बेस्ड प्रोडक्शन कर रहा है, तो दोनों के बीच में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में तो अंतर होगा, बिल्कुल होगा। अब मान के चलो कोई हाथ से जिलेबी बना रहा है, ठीक, और जिलेबी बनाने का मशीन आ गया, तो बोलो मैक्सिमम इनकम कौन करेगा? जिसके पास में टेक्नोलॉजी है। इसीलिए कहा गया है कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी अगर होता है, गैप अगर होता है, तो इकोनॉमिक चेंजेस डिस्टर्ब होते हैं। ओके, अब आते हैं इंपैक्ट, इसका क्या पड़ता है? इंपैक्ट है चेंजेज इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में बदलाव आ जाता है। ठीक, अगर बेहतर ढंग से मशीन और इंडस्ट्री को यूज किया जाए तो एम्प्लॉयमेंट बेहतर होगा। अगर टेक्नोलॉजी का यूज कम किया जाए तो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल क्लासेस, और इस तरह की व्यवस्था में क्या होता है कि जो सोशल क्लासेस है, समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, उन्हें हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पुनर्संगठित कर सकते हैं, फिर से संगठित कर सकते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक चेंजेस क्लियर है। अब आते हैं सोशल चेंजेस पर। सोशल चेंजेस में क्या है? चेंजेस इन कास्ट, क्लास, जेंडर रूल्स एंड फैमिली रिलेशंस। ठीक, पहले आप देख सकते हैं भारत में, हाँ, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं वैदिक काल से, हाँ, कि ऋग्वैदिक काल में देखिए क्या कि समाज जो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा हुआ था, लेकिन वह विभाजन जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर था। यानी वो जो डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क था, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ था। लेकिन जैसे जैसे अर्ली वैदिक बीता और लेटर वैदिक का टाइम आया, उस समय में देखा गया कि अब जो डिवीजन हो रहा है वह की कैसे हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ना कि वर्क। ठीक है, ये चेंजेस, और उसके बाद धीरे धीरे भारत में क्या सब बदलाव हुआ उसको आप देखिए। जैसे दलित मूवमेंट, पहले दलितों के साथ भारत में किस तरह का व्यवहार किया जाता था। हाँ, उन्हें मंदिर घुसने नहीं दिया जाता था, गांव के मुख्य सीमा से बाहर रखना पड़ता था, उनके साथ विभिन्न प्रकार के अत्याचार होते थे, उन्हें जानवरों से भी ज्यादा बदतर स्थिति का सामना करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे दलितों ने आंदोलन किया, हाँ, उनकी स्थिति सुधरती चली गई। उसी तरह से वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक, पहले हाँ बेटियों को या लड़कियों को या महिलाओं को समाज में दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था, लेकिन समाज में चेंजेज हुआ, बदलाव हुआ, और दंगल जैसी जब फिल्म आई तब समाज को मैसेज मिला, क्या? मारो छोड़िया, छोरों से कम है के नहीं। ये जो चेंजेज आता है, यही चेंजेज होता है सोशल चेंजेज में। पहले किसी के घर में बेटी जन्म लेती थी, मातम पसर जाता था, बेटा जन्म लेता था तो खुशियां होती है। अब बेटा और बेटी में उतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बहुत हद तक नहीं बदला है। क्योंकि कल या परसों का घटना है, शायद राजस्थान में एक पेरेंट था, दंपत्ति है, फैमिली है, जिसने कि 11 साल तक इंतजार किया बेटा का, और इस चक्कर में उन्होंने 9 बेटियों को जन्म दे दिया। ये चीजें गड़बड़ी है, तो लोगों को समझना होगा अभी भी
कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। तो इस तरह से सोशल चेंजेज हुआ, दलित मूवमेंट करके दलितों ने अपनी स्थिति को सही किया और विमेन एम्पावरमेंट करके महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। इसका प्रभाव क्या पड़ा? इम्पैक्ट इंप्रूवमेंट इन इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय की स्थापना हुई समाज में। अब दलितों के साथ उस एक्सट्रीम लेवल पर जाके भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, पारंपरिक जो लैंगिक सोच थी उसमें लोगों का बदलाव आया। पहले महिलाओं को घर में रहने को बोला जाता था, अब आप देख सकते हैं महिलाएं बाहर निकलती है, काम करती है, बॉर्डर की रक्षा करती है, हवाई जहाज उड़ाती है, अंतरिक्ष की सफर करती है। ये सब धीरे धीरे सोशल चेंजेस के बदौलत ही देखने को मिला। अब आते हैं हम लोग कल्चरल चेंजेस। ठीक, मजा आ रहा है दोस्तों? मजा आ रहा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और जिस तरह से सोशोलॉजी के और सब वीडियोज को देखा तो मुझे लगा कि सोशोलॉजी का वीडियोज बच्चों के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो आगे बढ़ते हैं कल्चरल चेंजेस। चेंजेज इन बिलीफ्स यानी विश्वास में बदलाव, रिचुअल्स यानी रीति रिवाज में बदलाव, ट्रेडिशंस यानी परंपरा में बदलाव और वैल्यूज यानी मूल्य में बदलाव। समय के साथ साथ समाज में ये सब सारी चीजें बदलती रह जाती है। जैसे पहले आप देखते होंगे, अब अगर हम छींक दे या बिल्ली रास्ता काट दे रुक जाते होंगे आप, आज भी रुकते हैं? सोच लीजिए गलत करते हैं। बिल्ली रास्ता काटने से क्या होगा भाई? वो रास्ता क्रॉस कर रही है। ये क्या है? बिलीफ्स है। हाँ, अब नहीं मानता है लोग। रिचुअल्स, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स है, जैसे कि आप न्यूज में पढ़िएगा कि एक महिला आईएएस थी जिनकी शादी हो रही थी। उस महिला आईएएस ने हिंदू धर्म में एक सिंदूर दान की होती है, कन्यादान का एक प्रथा है। उस महिला आईएएस ने बोला कि नहीं, हम कन्या हैं, वस्तु थोड़े है जो हमें कोई दान देगा। तो धीरे धीरे विवाह में भी देखिएगा रिचुअल सब, एक नया रिचुअल आ गया है विवाह में, हल्दी। ठीक है। और उसके बाद ट्रेडिशंस में बदलाव आते हैं, परंपरा में, और वैल्यूज में, मूल्य में बदलाव आते हैं। पहले आप देखते होंगे, आज से 50 साल पहले कल्पना कीजिए, क्या भारत में वृद्धाश्रम था? नहीं था। यानी लोग माता पिता का सेवा करना अपना परम पुण्य काम समझते थे। लेकिन अभी हमारे पूर्णिया में ही वृद्धाश्रम है, एक तो है, सुन रहे शायद दूसरा खुलने वाला है। क्यों? क्योंकि मूल्य में बदलाव आ गया। पहले लोग माता पिता की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे। अब समय इस तरह से बदल गया है कि बेटा भी जॉब में है, बहू भी जॉब में है, पोते पोती स्कूल में है। अब बूढ़े बूढ़ी का देखभाल कौन करेगा? इसके लिए वृद्धा आश्रम बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि वह गलत चीज है। अगर आप सोशोलॉजी में घुस के देखिएगा तो कहीं न कहीं वह भी अच्छी चीजें हैं। किसी बूढ़े को अगर अकेला रखने से ज्यादा बढ़िया है उसे वृद्धाश्रम में सबको सबों के साथ रखा जाए। ये वैल्यूज परिवर्तन होने लगा, चेंजेज होने लगा। हाँ, एग्जाम्पल्स क्या सब है? उदाहरण, राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म। अब उपभोक्ता बन गया है, सब कंज्यूमर बन गया है। यही है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक, इसमें से एक चीज जान समझ लीजिए, इसमें भी सोशोलॉजी है। कैसे कि एक घटना है परसों की, एक महिला रात के 12 बजे ब्लिंकिट से ऑर्डर करती है, ब्लिंकिट से मुझे चूहा मारने की दवाई चाहिए। जब डिलीवरी बॉय चूहा मारने की दवाई लेके पहुंचता है तो वह देखता है महिला काफी परेशान है। तो डिलीवरी बॉय उससे बात करता है, समझाता है, और जानते हैं दोस्तों, वह महिला चूहा मारने की दवाई इसलिए मंगाई थी ताकि वो सुसाइड कर सके। हाँ, तो कंज्यूमरिज्म इस तरह से हो गया है, अब आप ऑनलाइन जहर भी खा सकते हैं। ये काम नहीं करना है गुरुजी। हाँ, जब भी कभी आत्महत्या करने का मन हो तो ESG कैंपस आ जाइएगा, जिंदगी जीने का शानदार तरीका आपको बता दिया जाएगा। ओके, इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। एजुकेशन जो मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ा, बहुत सारी चीजें, पुरानी मान्यताओं को खत्म कर दिया गया, नई नई चीजों को एक्सेप्ट किया गया। तो बहुत सारे चीज कल्चरल चेंजेस हो गए हैं। लड़का लोगों का बाल देखिए। हाँ, पहले लड़कियां झुमका पहनती थी, अब लड़के झुमका पहनते हैं।
हमारे कोचिंग में जो बच्चे आते हैं पीछे से देखने के बाद, लड़के सबका बाल इतना इतना लंबा है, पीछे से देखने के बाद कंफ्यूज कर जाता हूं मैं, वो लड़का है कि लड़की है। हाँ, कुछ बच्चे सुनेंगे तो हंसेंगे, सर मेरे बारे में तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, आपके बारे में नहीं है, अब वो सबके बारे में है। इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ा? लाइफ स्टाइल बदल गई एंड सोशल बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब ऐसा चेंजेज हो गया है कि लोग सोशल मीडिया के थ्रू, आपके 1000 फॉलोवर्स हैं, मैं देखता हूं कोई कोई बच्चा का इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर 1000 फॉलोवर्स हैं, लेकिन उनको पड़ोसी जो है, उनके पड़ोसी उन्हें नहीं जानते हैं। यही है कंज्यूमरिज्म, यही है कल्चरल चेंजेज, और यही है ट्रांसफॉर्मेशन, बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? आ जाएगा तो बढ़िया से हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर सब बढ़िया से समझाते हैं, तो आगे आप लोग बने रहेंगे। तो सोशोलॉजी भारी सब्जेक्ट नहीं है, चुटकी बजाइए सोशोलॉजी समझ में आ जाएगा। पॉलिटिकल चेंजेज, चेंजेज इन पावर स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। हाँ, यानी पावर स्ट्रक्चर, जो कि आगे जो जिसके पास में सत्ता है, शक्ति है, उनकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर, वो बदल गया, गवर्नेंस बदल गया। जैसे अभी के समय में देख सकते हैं हम लोग, 11 साल से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, बहुत सारी घटनाएं हुई। ठीक, इससे पहले जो सरकार थी उसमें अगर कोई घटनाएं हो जाती, जैसे इंदौर में जहरीले पानी पीने से बहुत सारे लोग मर गए। ठीक, आपने किसी मंत्री का इस्तीफा सुना? नहीं सुना। क्यों? यह चेंजेज है गवर्नेंस में। और हमारे मंत्री कहते थे वो जमाना गया जब छोटी छोटी बातों पर मंत्री रिजाइन मार देते थे, अब नहीं मारेंगे। अब इसका सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, लेकिन सोशोलॉजी में यह देख लीजिए कि पावर स्ट्रक्चर और गवर्नेंस में बहुत ज्यादा चेंजेज हो गया है। हाँ, भारत में भी बहुत सारी समस्या है, ट्रंप टैरिफ लगा रहा है। हाँ, इंदौर में जहरीला पानी पीने से आदमी मर रहा है, दिल्ली में जहरीली हवा के सांस लेने से लोग मर रहे हैं, कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक में लोग चलते फिरते मर जा रहे हैं। ये सब सारी चीजों से गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार को कहाँ थी? सोमनाथ में डमरू बजा रहा था। क्यों? क्योंकि यह गवर्नेंस अलग टाइप का गवर्नेंस है। अब आपका, आप पर डिपेंड है आप इस गवर्नेंस को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अब क्या है? स्प्रीड ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो डेमोक्रेसी पहले कुछ जगहों तक सीमित थी, अब वह एक एक लोगों तक पहुंच रहा है। लोग समझ रहे हैं कि इस डेमोक्रेसी में मेरा राइट क्या है, इंडिविजुअल्स का इंडिपेंडेंस क्या है, और अगर इंडिविजुअल के इंडिपेंडेंस पर कहीं न कहीं पाबंदी लगती है तो वह विरोध करता है। यही है आपका स्प्रीड ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिफॉर्म इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। और इसके थ्रू आप देखेंगे कि संविधान और कानून में, दोनों में बदलाव होता है। कि यहां पर आप ये लिख सकते हैं, जैसे पहले भारत में इंडियन पेनल कोड चलता था, आईपीसी। ठीक, लेकिन अब इसमें बदलाव करके क्या कर दिया गया है? कुछ कानूनों को हटाया गया, कुछ नए कानूनों को जोड़ा गया, और इसे बना दिया गया है बीएनएस, यानी भारतीय न्याय संहिता। तो यही होता है रिफॉर्म्स इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। जैसे कि अब आते इसका प्रभाव क्या, उदाहरण ढेर सारे हैं, अगर लेना चाहेंगे तो फिर देते रह जाएंगे, लेकिन अभी पहले हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। इंपैक्ट, प्रभाव क्या पड़ता है? चेंजेज इन पॉलिसीज एंड सोशल कंट्रोल। जो सरकार के द्वारा या समाज के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है उसमें बदलाव आता है, और सोशल कंट्रोल, समाज पर जो किसी का नियंत्रण होता है या सामाजिक नियंत्रण जो होता है वह बदलते रहता है। इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक, यानी राजनीतिक भागीदारी बढ़ जाती है, सभी लोग राजनीति में भागीदारी करते हैं ताकि वो पॉलिटिकल चेंज से होने वाले नफा और नुकसान, लॉस और बेनिफिट से अपने आप को बचा सके। अब आते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेज। ठीक, और ये चेंजेज तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है गुरुजी, खास करके सोसाइटी में। हाँ, आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेज में पहले हम लोग सिनेमा देखने कहाँ जाते थे?
हॉल में। अब हॉल में नहीं जाता आदमी, आपको रील्स घर में मिल जाता है। इंस्टाग्राम खोलिए, सब नाच रहा है, सब नाच रहा है। गांव में खेत में काम करने वाले मजदूर नाच रहे हैं, रिक्शा वाले नाच रहे हैं, मोमोज वाले नाच रहे हैं, और उसके बाद वो तंदूरी रोटी फेंक फेंक के नया नया वीडियो बना रहा है। व्हाट इज दिस बेबी? दिस इज ए टेक्निकल चेंजेस। ओके, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है? चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जैसे इंटरनेट एंड डिजिटल रिवॉल्यूशन। डिजिटल इंडिया जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंपैक्ट किया कि मोदी सरकार को नारा देना पड़ गया डिजिटल इंडिया, और देख लीजिए डिजिटल इंडिया बन गया है। अब आप मोबाइल लेके खाली चले जाइए, आप पेमेंट कर सकते हैं, टिकट कटा सकते हैं, हर काम कर सकते हैं केवल एक मोबाइल में। जब मोबाइल नहीं था, लोग पर्स लेके चलते थे, कंघी लेके चलते थे, पॉकेट में पेन लेके चलते थे। अब पॉकेट हल्का रहता है, खाली एक चीज लेके चलता आदमी, मोबाइल और ईयरबड लगा लिया कान में, पूरी दुनिया से वो कनेक्ट हो गया। ये है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। उसके बाद है इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, जो कि अभी भारत में उतना डेवलप नहीं हुआ है। हाँ, चाइना में चले जाइए, चाइना में जैसे पावर लूम, यानी जहां पर कि धागा बनता है, चाइना में ऐसे ऐसे फैक्ट्री बन गए हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू 24 घंटे काम हो रहे हैं। वो क्योंकि आदमी है नहीं, रोबोट है। हाँ, हाल फिलहाल आप वीडियो देखिएगा, चाइना के कंसर्ट में रोबोट डांस कर रहा है, और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम डिंग डिंग डिंग। ठीक, ये देखना होगा सोसाइटी कैसे बदल रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो पता चलेगा सोसाइटी आगे बढ़ गया, पीछे हम रह गए। ठीक, तो वो गाना गाएंगे हम लोग के, हाँ, कि हमको आगे, हमको पीछे छोड़ के आगे बढ़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया। आइए इसका प्रभाव देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन एम्प्लॉयमेंट, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। एम्प्लॉयमेंट में जो है बदलाव आ जाता है। बच्चा सब अब कोचिंग कैसे आता है जानते हैं? अब कोई साइकिल बाइक से नहीं आता है, रेपिडो बुक करता है, कोचिंग आता है, फिर यहाँ रेपिडो को बुलाता है, भाग जाता है। ठीक, बताइए कितना चेंजेज हुआ। आज से 10 साल पहले हम लोग चौक पर जाते थे, ओ रिक्शा वाला भाई साहब सुनिएगा 10 रुपया लीजिएगा कि 20 रुपया लीजिएगा। लेकिन आज आप घर से फोन कीजिए, हेलो रेपिडो, वो दरवाजे पर खड़ा है। देखिए एम्प्लॉयमेंट में लोगों को कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ब्लिंकिट वाले हैं, हाँ, उसके बाद जोमेटो वाले हैं, पिज्जा वाले हैं, सब बेच रहा है। अब आपको होटल जाने की जरूरत नहीं है, होटल खुद कहता है आप घर में रहिए प्रभु, ठंडा बहुत है, हम ही आ जाते हैं। ये क्या है? ये भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेज है। कम्युनिकेशन, हाँ, लोगों के बात करने का अंदाज बदल गया। पहले हम लोग कहते थे हाँ भाई कैसे हो, अब कहते हाय ब्रो, हाउ आर यू। चेंजेज हो रहा है। कम्युनिकेशन और एजुकेशन भी चेंज हो रहा है। अब पहले जो ट्रेडिशनल एजुकेशन था उसके जगह पर अब मॉडर्न एजुकेशन ने अपना जगह बना लिया है। ठीक है। कॉजेज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेज, समाज में जो यह संरचनात्मक बदलाव यानी स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं, हाँ, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा अब इस पर देखते हैं। इकोनॉमिक काउज क्या है, क्या सब काउजेज के कारण यह चेंजेज होता है। सबसे पहला इकोनॉमिक चेंज काउज क्या सब आएगा? अगर पूछ देगा क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मेन काउजेज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेज, 1 मिनट गुरुजी लोग, हाँ, तो इकोनॉमिक काउजेज आ जाएगा जिसमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट पॉलिसीज होंगे। ओके, उसके बाद कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल काउजेज में क्या आएगा? न्यू आइडियाज, सेकुलरिज्म, ह्यूमन राइट्स। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक। इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन एंड मीडिया। पॉलिटिकल काउज क्या सब होगा? चेंजेज इन गवर्नेंस सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, जो कि हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड रिफॉर्म्स, राजनीतिक आंदोलन और सुधार। डेमोक्रेटिक पॉलिसीज यानी लोकतांत्रिक नीतियों का निर्माण। टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक काउज में क्या होगा?
इनोवेशंस यानी नए नई चीजों का आविष्कार, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट, ये सब चेंजेज होगा, चेंज करने का काम करेगा। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यानी औद्योगिक और कृषिगत जो उत्पाद है जिसमें तकनीकी का प्रयोग होता है, जैसे आप देख रहे होंगे या अब आजकल जो है खाद की का जो छिड़काव है वो अब उसके लिए अब मजदूरों की जरूरत नहीं है, तो कैसे होंगे, ड्रोन के थ्रू खाद का छिड़काव हो रहा था। हाँ, इधर 1 महीना पहले मैं पूर्णिया, अपने जिले पूर्णिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, अब समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर को इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, नेचुरल एंड एनवायरमेंटल काउज यानी नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्राउट्स यानी बाढ़ और सुखाड़, ये बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर देता है और इससे लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा बदल जाती है, समाज की स्थिति बदल जाती है। जैसे कुशहा तटबंध के टूटने के बाद सुपौल और सहरसा की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें बहुत सारा बदलाव आया। पूर्णिया की जनसंख्या बढ़ गई, क्यों, शहर है ये, जिस एरिया में बाढ़ आया वहां के लोगों ने अपनी जमीन को छोड़कर पूर्णिया में जमीन खरीदना शुरू कर दिया। पूर्णिया में जमीन खरीदना जब शुरू कर दिया, जमीन तो फिक्स है, कम है, लेकिन खरीदने वाला ज्यादा है। जैसे ही डिमांड बढ़ेगा प्राइस क्या होगा, हाइक होगा। आज से 10 साल पहले पूर्णिया का जमीन का जो रेट था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कारण यही है हम बदलाव, हाँ, रिसोर्सेस क्राइसिस यानी संसाधन का की जो मारामारी होगी वो सब सारा चीज नेचुरल एंड एनवायरमेंटल कॉजेज में आएगा। थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसमें अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेज में कौन सा थ्योरी काम करता है। सबसे पहला काम करता है इवोल्यूशनरी थ्योरी। ये इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या है, सोसाइटी ग्रेजुअली डेवलप्स ओवर टाइम यानी समय के साथ साथ सोसाइटी जो है धीरे धीरे अपने आप को बदल लेता है। भले आप बदले या ना बदले, लेकिन एक बात जान लीजिए, समाज का बदलना फिक्स है, वह एक समय के बाद अपने आप को बदल लेगा। मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, साधारण समाज से जटिल समाज की ओर निर्माण बढ़ जाएगा। आप जैसे देखते होंगे पहले ज्वाइंट फैमिली होता था, अब न्यूक्लियर फैमिली हो रहा है। अब न्यूक्लियर फैमिली में भी सिंगल फैमिली हो रहा है, खाली शादी कर लिया आदमी, नो बेबी प्लान पर चल रहा, अभी उसको बच्चे नहीं चाहिए। इस तरह से चीजों को दिखा जा रहा है कि थिंकर्स में आ जाएंगे कौन, हाँ, थिंकर्स में देखेंगे हम लोग, इसको अलग से पढ़ेंगे। ऑगस्ट कॉम्टे को कल पढ़ लेंगे और हर्बर्ट स्पेंसर को भी पढ़ लेंगे और देखेंगे कि ये लोग ने सोशोलॉजी में सोसाइटी के रिगार्डिंग क्या सब थ्योरी दिया है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये है कार्ल मार्क्स। सोशल इनइक्वलिटी यानी सामाजिक भेदभाव और क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ग संघर्ष आर द मेन सोर्सेस ऑफ चेंजेस। कार्ल मार्क्स ने कहा है यह जो सामाजिक इनइक्वलिटी असमानता है और ये जो वर्ग संघर्ष है, यह जो है हमारे सोसाइटी को चेंज किया है। इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट यानी आर्थिक और सामाजिक विवाद जो है प्रोड्यूस न्यू सोशल स्ट्रक्चर, ये आर्थिक और सामाजिक विवाद जो है नए सामाजिक संरचना को जन्म देता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल थ्योरी, हाँ, टेलकॉट पैरासन्स, ठीक, सोसाइटी चेंजेस टू मेंटेन बैलेंस। सोसाइटी अपने आप को इसीलिए चेंज करती है वह अपना बैलेंस बनाए रखे। अगर सोसाइटी अपने आप को नहीं बदलेगी तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी, खत्म हो जाएगा। आप इस तरह से इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के ट्राइब्स को कहा जाता है एबोरिजन्स, ठीक है, केन्या है मसाई, ठीक, न्यूजीलैंड में है। तो वो सब ट्राइब्स धीरे धीरे अब खत्म हो रहे हैं। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कार्ल मार्क्स का, शायद बीच में माइक डिस्टर्ब हो गया है, हाँ, तो हो सकता है कि साउंड गड़बड़ हो गया, तो 1 मिनट इसको रिपीट कर देते हैं। सोशल इनइक्वलिटी कार्ल मार्क्स का है और क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ग संघर्ष है। कार्ल मार्क्स कहता है कि यह सामाजिक भेदभाव सोशल इनइक्वलिटी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ग संघर्ष, यह जो है
बहुत बड़ा बदलाव लाता है समाज में। और इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस न्यू सोशल स्ट्रक्चर, यह जो आर्थिक और सामाजिक जो विवाद है इसके कारण क्या होता है, नए सामाजिक संरचनाओं का जन्म होता है। आइए स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी यानी टेलकोट टेरासंस, सोसाइटी चेंजिंग टू मेंटेन बैलेंस। अभी मैं बता रहा था, अगर समाज अपने आप को बदलाव नहीं करेगा तो वह संतुलित नहीं रह पाएगा, समाज खत्म हो जाएगा। जैसे बहुत से ऐसे जनजाति है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अंडमान निकोबार में, अफ्रीका के जंगलों में, अमेजन के जंगलों में, वो अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे हैं, तो धीरे धीरे वो प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। चेंजेस हेल्प्स मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, यह जो तमाम तरह के बदलाव है यह सोशल स्टेबिलिटी लाता है, यानी समाज में स्थिरता लाता है और समाज को संगठित करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ओके, अब आते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। सबको आजकल दिमाग में चला हुआ है मॉडर्न बनना है, तो पता करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी, यही है मॉडर्नाइजेशन। यानी पारंपरिक समाज के बदले अगर हम आधुनिक समाज की ओर आगे बढ़ते हैं तो कह सकते हैं कि हम अपने आप को मॉडर्न बना रहे हैं। ठीक, की फैक्टर जैसे इस कैसे आप मॉडर्न बनिएगा, एजुकेशन यानी शिक्षा के माध्यम से, साइंस के माध्यम से, टेक्नोलॉजिकल माध्यम से और ग्लोबलाइजेशन से जुड़ने के बाद आपने क्या होगा, ये ट्रेडिशनल सोसाइटी से आप मॉडर्न सोसाइटी की ओर जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। आप लोग बोर नहीं होंगे, बस खत्म होने वाला है। और ये पहला चैप्टर आपका कैसा रहा, कैसा फील किए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आइए उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण और अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। ठीक, उद्योगों का बढ़ना और शहरों का बढ़ना, यह बदलाव है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज किसमें बदल गया, टू अर्बन, शहरी समाज में बदल गया। और ये अर्बन सोसाइटी किसमें बदल गया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बदल गया। यानी पहले वह ग्रामीण समाज था, फिर शहरी समाज हो गया और वह धीरे धीरे औद्योगिक समाज के रूप में उसका विकास हो गया। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ स्टाइल, लोगों के रोजगार भी प्रभावित हुए, बहुत तरह के रोजगारों का जन्म हो गया। और रोजगार के जन्म होने से, व्यक्ति के पास रोजगार आने से धन का संकेंद्रण बढ़ा, हाँ पैसे आने लगे और उनका लाइफ स्टाइल बदलने लगा। वुमेन एम्पावरमेंट, पहले महिलाओं को, हाँ हम लोग पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जब भारत में पहली बार इलेक्शन हुआ था 1951 और 52 में, तो वोटर लिस्ट में महिलाओं का नाम नहीं था, तो क्या रहता था, किसी की बीवी, किसी की बेटी, किसी की बहन, यानी महिलाओं को नाम के लायक भी नहीं समझा जाता था। ठीक, वो धीरे धीरे बदलाव हुआ। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एजुकेशन, अब महिलाओं को एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने लगी। एंड एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार में भी महिलाओं को आगे आने लगी महिलाएं, उससे समाज में बदलाव आने लगा। चेंजिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, हाँ पहले जो जेंडर रोल्स था, ये काम केवल पुरुष करेंगे, हाँ बाहर का काम पुरुष करेंगे, घर का काम महिलाएं करेंगी, ये जेंडर रोल्स धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है। अब महिलाएं भी घर से बाहर, हाँ काम कर रही है और बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो घर संभाल रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं है, ये चेंजेज है और इसे हमें स्वीकार करना होगा। चेंजेज इन कास्ट सिस्टम, रिजर्वेशन एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, हाँ कास्ट सिस्टम में पहले निम्न जातियों को हाँ ऊंचे पदों तक पहुंचने नहीं दिया जाता था, हाँ उसके लिए क्या किया गया, भारत सरकार ने रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था को लागू किया और सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक सुधार पर बल दिया गया। सामाजिक सुधार से जुड़े हुए मूवमेंट, आंदोलन किए गए। अब यह देखते हैं कि धीरे धीरे भारत से
कास्ट सिस्टम खत्म हो रहा है, इंक्रीज इन सोशल इक्वलिटी, और पहले जो सामाजिक असमानता था, छुआछूत था, भेदभाव था, धीरे धीरे इन सब चीजों को समाप्त किया जा रहा है। हाँ, ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटल रिवॉल्यूशन, ठीक, दुनिया से अपने घर को दुनिया से जोड़ना, जैसे इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, हाँ, उसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल रिवॉल्यूशन, यानी इंटरनेट का आविष्कार, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यानी जैसे जैसे ग्लोबल कल्चरल यानी कि हम लोग वैश्विक संस्कृति की ओर आकर्षित हुए और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुए, नए नए तकनीकों का आविष्कार हुआ, और उसकी बात तो हम लोग कर ही चुके हैं AI के रूप में, रोबोट के रूप में। चेंजेज इन कम्युनिकेशन, हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं उस कम्युनिकेशन में चेंजेज हो गया है। पहले हम लोग कबूतर जा 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 करते थे, अब व्हाट्सएप आ करते हैं, तो बताइए चेंजेज हुआ कि नहीं? कम्युनिकेशन में चेंजेज हो गया। पहले चिट्ठी लिखते थे, इंतजार करते थे कि 1 महीना पहुंचेगा कि 10 दिन में, अब तो यहाँ पर व्हाट्सएप ऐसे मैसेज करते हैं और देखते हैं कि हाँ बंदा व्हाट्सएप मैसेज सीन किया या नहीं किया, विद इन द सेकेंड मैसेज कहीं से कहीं पृथ्वी के किसी कोने में हम मैसेज को डिलीवर करा सकते हैं। एजुकेशन एंड बिजनेस, बहुत सारी चीजों में बदलाव हो गया है। अब आते हैं इंपैक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा सोशल स्ट्रक्चरल चेंजेस का। पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करते हैं, ठीक, दोनों तरह का इंपैक्ट होगा, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। तो पहले आइए हम लोग सकारात्मक बदलाव की बात करते हैं, प्रभाव की बात करते हैं, वही है पॉजिटिव इंपैक्ट। इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों के रहन सहन के तौर तरीकों में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। हाँ, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, और सामाजिक न्याय और समानता पर बल दिया जाने लगा। इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास होने लगे, और इंक्रीज अपॉर्चुनिटी, और अवसरों का हाँ भरमार होने लगा। पहले अवसर कम होते थे, अब बहुत सारे मौका मिलता है लोगों को काम करने का। निगेटिव क्या है ये देख लीजिए, इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, हाँ, हम लोगों का जो पुरानी जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इंक्रीज इन सोशल इनइक्वलिटी, अब जिनके पास में ज्यादा पैसा है वो कम पैसे वाले को कीड़ा मकोड़ा समझता है। पहले जाति व्यवस्था था, अब धन डिसाइड करेगा कि कौन अमीर है कौन गरीब है, ये इनइक्वलिटी बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, वो जो कि टेक्नोलॉजी और हाँ डिजिटल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। जो गांव भर के बच्चे हैं जो कि जिनको उतनी सारी सुविधाएं नहीं मिलती है, वो रोजगार में पीछे रह जाते हैं और वो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी में फंस जाते हैं, आर्थिक और सुरक्षा के जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आने वाला जो समय है बहुत ज्यादा बदलाव होगा और बाजार में समाज में वही टिकेगा जिसके पास में कोई न कोई स्किल हो। अब आप डिग्री लेके घूमिएगा ना, हम मैट्रिक पास है, BA है, MA है, PhD है, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। अगर आपके पास में स्किल है पढ़ाने का या कुछ भी करने का, आप बेरोजगार कभी नहीं बैठिएगा। इसीलिए आप लोग प्यारे बच्चों जो भी हैं वो सब स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आने वाला समय केवल और केवल स्किल वाले लोगों का समय होगा। जिसके पास स्किल नहीं होगा सोसाइटी उसे जीने नहीं देगा। सोशल टेंशन एंड कंफ्लिक्ट, सामाजिक तनाव भी बढ़ रहा है, विवाद भी बढ़ रहा है। ठीक, ये सब निगेटिव इंपैक्ट था और ये पॉजिटिव इंपैक्ट था। ठीक, अब आते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन स्ट्रक्चरल चेंज। एक टेबल के तौर पर दिए हैं हम, यहाँ पर जाके आपको समझने में आसानी हो। जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शंस क्या है, सोसाइटी चेंजेस टू मेंटेन बैलेंस। कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, यानी विवाद। चेंजेस अकर्स थ्रू इनइक्वलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी असमानता और विवाद के कारण जो है ये होता मॉडर्नाइजेशन।
हाँ, ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी, पारंपरिक समाज से आधुनिक समाज की ओर आगे बढ़ना, और इन्वायरमेंटल या नेचर चेंजेस अकर्स टू नेचुरल इवेंट्स, यानी प्राकृतिक घटनाओं में भी बदलाव होने लगते हैं। ठीक है, अब आते हैं सोशल प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी कि संरचनात्मक बदलाव के कारण क्या क्या सामाजिक समस्या जन्म लेता है। तो पहला, कल्चरल डिसरप्शन, यानी सामाजिक उठापटक जिसको हम कह सकते हैं, वीकनिंग ऑफ ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड वैल्यूज। ठीक, पारंपरिक जो हमारे पारंपरिक जो रीति रिवाज है, विधियां है, जो वैल्यूज है, जो मूल्य है, वो खत्म होने लगते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीज क्लास डिस्पैरिटी। इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण क्लास डिस्पैरिटी बढ़ता है, यानी वर्ग के बीच में दूरियां बढ़ती है। अर्बनाइजेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी शहरीकरण और बेरोजगारी। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एंड लेक ऑफ जॉब्स। अर्बनाइजेशन, शहर के कारण लोग गांव से क्या करते हैं, शहर की ओर भागते हैं। इस कारण से गांव में जॉब की समस्या रहती है, जिस कारण से समाज में ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं जो कि जॉब नहीं खोज पाते हैं। इन्वायरमेंटल इशूज, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। जैसे आप देख सकते हैं, दिल्ली वाले को सांस लेने के लिए उन्हें जहरीली हवा मिलती है। अभी हम लोग बिहार के पूर्णिया में है, AQI लेवल चेक कर सकते हैं, उतना बढ़िया AQI लेवल नहीं है हम लोगों का। आने वाले 5 सालों में पूर्णिया में और फैक्ट्री लगेगी, तो समझ सकते हैं कि आने वाले समय में बिहार का और पूर्णिया का पर्यावरण कितना हद तक प्रभावित होगा। और आदमी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे लोग दिल्ली छोड़ के बाहर भाग रहे हैं, तो कुछ दिन बाद पूर्णिया छोड़कर भी लोग भाग जाएंगे। तो बचा लीजिए भाई अपने एनवायरमेंट को। अब आ जाते हैं हम लोग कंक्लूजन। कैसा लगा क्लास? कमेंट सेक्शन में मैं आपके इंतजार में हूँ। आप लोग बताते रहेंगे कि क्लास अगर सही है तो मुझे भी थोड़ा सा जोश मिलेगा, उमंग मिलेगा, उत्साह मिलेगा, और आगे की क्लास में और ज्यादा एनर्जी के साथ और ज्यादा ऊर्जा के साथ आप लोगों से मैं मिलने आऊंगा। तो मुझे लगेगा चलो हम बेहतर काम कर रहे हैं। तो कंक्लूजन में आइए। Structural changes is a natural and essential part of society. It helps society remain stable, organized, and progressive. While it brings many positive impacts, it may also lead to social challenges. Understanding and structural changes is crucial in sociology, as it helps us analyze social development, problems एंड अपॉर्चुनिटी। यानी ये सब सारे चेंजेस जो है ये हमें मदद करता है सोशल डेवलपमेंट को, सोसाइटल डेवलपमेंट को एनालाइज करने में, समस्या को एनालाइज करने में, और समाज में आने वाले अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करने में। तो समरी देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस जस्ट चेंज, यह जो संरचनात्मक बदलाव है, यह बदलाव नहीं है। व्हाट इज दिस? इट इज ए फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, या एक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है, बेसिक सुधार है इन द सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना में। क्यों? स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस में, सामाजिक संस्थाओं में, बिलीफ्स में, विश्वास में, एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी में। अब आप लोग बताएंगे इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस वगैरह होगा, वह भी क्वेश्चंस आपको सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाएंगे। धीरे धीरे आपको सब चीज मिलेगा। फिर मैं कहूंगा, अगर आप लोगों को लगता होगा ये चैनल आप लोगों के लिए लाभदायक है, आप अपने भाइयों, बहनों, दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बताएं हमें कमेंट में कि हम इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।